नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग इज़ अ प्रोसेस। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री क्लास 8 चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है रूलिंग द कंट्री साइड। इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन पहले ही कर लिया है, तो शुरू करते हैं। पहला है लेट्स रिकॉल। लेट्स रिकॉल के अंदर है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में मैंने आपको सीधा ही हमेशा की तरह आंसर दे दिए हैं। रियात कौन होते हैं? पीजेंट्स। माहल क्या हुए? विलेज। निज क्या हुआ? कल्टिवेशन ऑन प्लांटर्स ओन लैंड। रियाती क्या होता है? कल्टिवेशन ऑन रियाट्स लैंड। ठीक है, ये हो गया हमारा मैच द फॉलोइंग। आप अपनी बुक में से आराम से मैच कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या है? मैंने ऑलरेडी ये रेड हाईलाइटेड दिया हुआ है। Growers of the wood in Europe saw indigo as a crop which would provide competition to their earning indigo. ठीक है, then है the demand for indigo increased in late 18th century because of the industrial revolution. कैसे? industrial revolution की वजह से क्या हो गया? डिमांड इंक्रीज हो जाती है किसकी? इंडिगो की। Now the international demand for indigo was affected by the discovery of wood. जैसे डिस्कवरी होती है वुड की, जो नील की तरह ही होता है, तो इंडिगो का जो डिमांड है थोड़ा कम हो जाता है। द चंपारण मूवमेंट वॉज अगेंस्ट इंडिगो प्लांटर्स। किसके अगेंस्ट था? इंडिगो प्लांटर्स। ये हमने चैप्टर में पढ़ा है। डिस्कस में क्या है? डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट हमने जो बहुत डिटेल में चैप्टर में पढ़ा है उसी को हम पढ़ेंगे यहाँ पे। इन ऑर्डर टू गेट अ स्टेबल रेवेन्यू इनकम द मोस्ट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनीज ऑफिशियल बिलीव दैट इन्वेस्टमेंट इन लैंड हैड टू बी एनकरेज्ड एंड एग्रीकल्चर हैड टू बी इम्प्रूव्ड। देखो क्या था कि अब जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें चाहिए था एक स्टेबल इनकम। उसके लिए वो क्या करते थे? उन्होंने क्या किया? परमानेंट सेटलमेंट नाम का क्या शुरू कर दिया, एक पॉलिसी शुरू कर दी, सिस्टम शुरू कर दिया। और वो चाहते थे, उनका मानना ये था कि वो इससे एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करेंगे और उनका इनकम भी बढ़ेगा इससे। ठीक है, तो इसके बारे में डिबेट्स शुरू हुए और इसका स्टार्ट कब किया गया? 1793 में। द एम ऑफ द सेटलमेंट वॉज टू एंश्योर अ रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू फॉर द कंपनी। एम क्या था? सबसे पहला तो यही था कि इनकम जो है कंपनी की हमेशा बनी रहे। द मेन फीचर्स ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट्स वर, क्या थे फीचर्स? फर्स्ट हमारे पास आ रहा है The Rajas and the Talukdars were recognized as zamindar. The company was set a fixed amount to pay for the peasants, and these zamindars were asked to collect rent from the peasants and pay revenue to the company. देखो क्या किया था कि जो राजा लोग थे ना, जो राजा और तालुकदार लोग थे, उनको क्या माना गया? जमींदार बनाया गया जहाँ जहाँ वो रहते थे, और कंपनी ने एक अमाउंट फिक्स कर दिया। ठीक है, कितना पैसा उनको पीजेंट से लेकर के किसको देना है? कंपनी को देना है। इट एनकरेज द जमींदार टू इन्वेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड। इससे क्या हो जाता है कि इनकरेज हो जाता है ये ज़मींदार, उनको लगता है कि ये ज़मीन हमारी है, हमें अपने तरीके से चलानी है, इसके लिए वो क्या करते हैं? वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। सिंस द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द स्टेट वुड नॉट बी इंक्रीज्ड, द जमींदार वुड बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड। देखो, जो रेवेन्यू डिमांड होती है ना स्टेट की, अब बढ़ेगी तो है नहीं, लेकिन इससे क्या होगा कि लगता था कि ज़मींदारों को लगेगा कि कभी अगर फ़ायदा हो जाता है तो हमने कंपनी को तो उतना ही पैसा देना है, तो फ़ायदा हो गया तो किसके हाथ में आएगा? ज़मींदारों के हाथ में। तो इस वजह से क्या हो सकता है कि वो इन्वेस्टमेंट करें। तो ये सोच किसकी थी? ब्रिटिशर्स की थी। इफ़ एनी ऑफ देम फेल टू फुलफिल दीज कंडीशंस, अगर कोई भी ज़मींदार फेल हो जाता है पूरी कंडीशंस को पूरा करने में, ही वॉज आउस्टेड फ्रॉम हिज लैंड, उसे क्या किया जाता था? उसकी ज़मीन से निकाल दिया जाता था। एंड द गवर्नमेंट डिड नॉट हेजिटेट इन पुटिंग हिज जमींदारी टू ऑक्शन, और गवर्नमेंट क्या करते थे? उनकी ज़मींदारी को जो है उस पर बोली लगा देते थे और किसी और अच्छे दूसरे ज़मींदार को बेच दिया करते थे। हाउ वॉज द माहलवारी सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम द परमानेंट सेटलमेंट? हमने माहलवारी और परमानेंट दोनों ही पढ़े हैं, तो कैसे अलग थे ये एक दूसरे से, इसको देखें। तो परमानेंट सेटलमेंट क्या है? परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन बिहार एंड बंगाल। बिहार एंड बंगाल आप मैप में देखेंगे, वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे ही हमने परमानेंट सेटलमेंट को लागू होते हुए देखा है। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1793 बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसने इंट्रोड्यूस किया इसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था। इट वॉज एम टू इंश्योर अ परमानेंट अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फॉर द कंपनी। मतलब इसका कारण क्या था? करना क्यों चाहते थे ये सब? वो चाहते थे कि परमानेंट उनको रेवेन्यू, परमानेंट कर मिलता रहे, उनको पैसे आते रहे कंपनी वालों को, ताकि उनका जो है खर्चा वगैरह है चलता रहेगा। तो फिर क्या है? द अमाउंट टू बी पेड एज लैंड रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड, द गवर्नमेंट कुड नॉट एनहांस द लैंड रेवेन्यू। देखो, परमानेंट सेटलमेंट में ये कहा गया था कि कभी भी उसकी हम अमाउंट बढ़ाएंगे नहीं, जितना कर आप आज दे रहे हो उतना ही 10 साल बाद भी दोगे। तो इसमें यह था कि आप रेवेन्यू बढ़ा नहीं सकते। तो जमींदार हैड द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू। अब जमींदार को चार्ज दिया गया था कि वो जमीन रेवेन्यू कलेक्ट करे। ठीक है, माहलवारी सिस्टम
में क्या अलग है? द सिस्टम ऑफ माहलवारी वॉज इंट्रोड्यूस इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ गैंजेटिक वैली। देखो गैंजेटिक वैली वेस्टर्न पार्ट, ईस्ट में क्या आएगा? बिहार एंड बंगाल आ गया, ठीक है। तो वेस्ट वाली साइड में यूपी वगैरह सारा आ जाता है, और उसके बाद सेंट्रल इंडिया एंड पंजाब, सेंट्रल इंडिया आ गया, एमपी वगैरह जैसे मान सकते हो आप, एंड देन पंजाब में भी इसको इंट्रोड्यूस किया गया, अलग अलग जगहों पे इनको इंट्रोड्यूस किया गया था। इट केम टू इनटू इफेक्ट इन 1822 डिवाइस्ड बाय हॉल्ट मैकेंजी। देखो इसको लागू करवाने वाले कौन थे? हॉल्ट मैकेंजी। बहुत ही छोटे लेवल पे शुरू किया था उन्होंने, उसके बाद फिर इसको मुनरो ने आगे लिया था। इट वॉज डेवलप्ड एज द अल्टरनेटिव टू द परमानेंट सेटलमेंट। देखो अब परमानेंट सेटलमेंट के ड्रॉबैक्स क्या थे कि वो कर नहीं बढ़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने माहलवारी सिस्टम में अलग सिस्टम रखा, तो ये एक अल्टरनेट के तौर पे इस्तेमाल किया गया उन लोगों के द्वारा। द अमाउंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू वॉज रिवाइज पीरियोडिकली। जो लैंड का अमाउंट था ना, उसमें जो रेवेन्यू आता था उसका अमाउंट जो था वो क्या है, समय समय पे वो क्या करते थे, उसे रिवाइज करते थे। बढ़ाना है, क्या करना है, कितना अमाउंट बढ़ेगा, तो इसमें ऐसा नहीं था कि परमानेंटली बंद रहेगा, वो बढ़ा नहीं सकते। The charge of collecting the revenue and paying it to the company was given to the village headman। देखो कौन करता था कलेक्शन? ये रेवेन्यू कलेक्शन होता था, गांव के जो मुखिया होते थे उनके हाथ में होता था ये रेवेन्यू कलेक्शन का काम। गिव टू प्रॉब्लम्स विच अराउज विद द न्यू मुनरो सिस्टम ऑफ फिक्सिंग रेवेन्यू। देखो मुनरो ने जो नया फिक्स किया सिस्टम, जिसको हम कहते हैं रियायतवारी सिस्टम, हाँ, तो वो उसमें क्या हुआ, उसमें क्या बदलाव था? मुनरो सिस्टम वॉज द सिमिलर मूव अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। देखो परमानेंट सेटलमेंट से वो लोग परेशान हो चुके थे, क्योंकि वहां से कर बढ़ा नहीं सकते थे वो, ऊपर से ज़मीनें भी खराब होती जा रही थी, ज़मींदार भी काम नहीं कर रहे थे उस पर, तो बहुत ही दिक्कतें आ रही थी, इस वजह से वो परेशान थे, वो इसका अल्टरनेट ढूंढ रहे थे, तो अलग अलग उन्होंने मेथड अपनाए। एज इन द साउथ देयर वर नो ट्रेडिशनल जमींदार, सो द सेटलमेंट had to make directly with the cultivators. The lands were carefully surveyed before setting off the fixed revenue। क्या था? जो लैंड होता था ना उसको पहले सर्वे किया जाता था, उसमें देखा जाता था कि कितनी उपजाऊ जमीन है, यहाँ पे क्या उगेगा और कितना उगेगा और कितना टैक्स वो यहाँ से ले सकते हैं, इस तरह से उसका सर्वे किया गया। द प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय मुनरो सिस्टम ऑफ फिक्सिंग रेवेन्यू वर्क। प्रॉब्लम्स क्या आई जो मुनरो ने सिस्टम फिक्सिंग का करा उसमें, ये देखें हम, तो इसमें क्या था? ड्रिवन बाय द डिजायर टू इंक्रीज द इनकम फ्रॉम लैंड, रेवेन्यू ऑफिशियल कैप्टन अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मनरो फिक्स टू हाई अ रेवेन्यू डिमांड। देखो क्या इच्छा थी उनकी, वो क्या चाहते थे कि इनकम को बढ़ा दें, किसकी? ज़मीन की इनकम जो है उसे बढ़ा दें। रेवेन्यू ऑफिशियल जो थे कैप्टन अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मनरो जो थे, उन्होंने क्या किया? बहुत हाई रेवेन्यू जो है फिक्स कर दिया, ठीक है। अब पीजेंट्स जो थे, और रियात्स कौन होते हैं? रियात्स भी पीजेंट ही होते हैं, तो अब वो क्या करते थे, वो इस लायक ही नहीं बचे कि अब वो पेमेंट पूरा कर सकें। Optimistic officials had imagined that the new system would transform the peasants into rich, enterprising farmers। देखो आशावादी जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने ये उम्मीद लगाई थी कि जो अगर हमने ये सिस्टम जो है मुनरो का जो सिस्टम है हम लागू करते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा कि जो ऑफिशियल्स जो कंपनी है उसका उसका कर तो बढ़ेगा, लेकिन जो फार्मर्स हैं वो बड़े बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे। बट दिस डिड नॉट हैपन, इंस्टेड विलेज बिकेम डिजर्टेड इन सेवरल एरियाज। देखो लेकिन इसका उल्टा हुआ कि कर नहीं बढ़ा, फार्मर्स रिच नहीं हुए, लेकिन जो बहुत सारे गांव थे वहां पे क्या हो गया, वहां से लोग भाग गए, वहां कोई भी टिकना नहीं चाहता था, लोग खाली हो गए सारे गांव। वाई वर रियाट्स रिलक्टेंट टू ग्रो इंडिगो। रियाट्स जो है वो क्यों रिलक्टेंट थे, क्यों नहीं चाहते थे कि इंडिगो को ग्रो किया जाए? अब अंडर द रियाती सिस्टम द इंडिगो प्लांटर्स फोर्स द रियाट्स टू साइन एन अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या था कि रियाती सिस्टम में क्या करते थे, इंडिगो प्लांटर्स जो होते थे, इंडिगो प्लांटर्स कौन हुए? जो नील की खेती करवाने के लिए यहाँ से भारत के लोगों को मजबूर किया करते थे, वो इंडिगो प्लांटर्स थे, तो वो रियाट्स को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मजबूर करते थे। एट टाइम्स द विलेज हेडमैन साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द रियात। तो उसी समय क्या होता था कि जो हेडमैन होते थे, जो मुखिया होता था गांव का, उनसे भी ज़बरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए जाते थे। किसकी जगह पे? जो रियात लोग होते थे, जो किसान लोग होते थे, उनकी जगह पे उनसे साइन करवाए जाते थे। एट those who signed the contract got cash in advance at low rates of interest to produce indigo। देखो जिनको कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को मिलता था उनको कैश दिया जाता था और लो इंटरेस्ट पे दिया जाता था, कोई ज़्यादा उनसे इंटरेस्ट नहीं लिया जाता था। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्ट्रैक्ट द रियात हैव टू कल्टिवेट इंडिगो ऑन एटलीस्ट 25% ऑफ देयर होल्डिंग एरिया। देखो इसके हिसाब से, इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो रियात थे, जो किसान होते थे, उनको क्या करना होता था, लगभग 25% उनके ज़मीन का जो है उसमें नील लगाना पड़ता था। व्हेन दे देखो अब अगर हम ये देखो, ये उनका खेत है, तो इसमें ये आधा आधा कर दिया, 50 हो गया, तो ये क्या हो गया 25%, ठीक है। तो इतने पे उनको कम से कम क्या करना है, उनको इंडिगो उगाना है।
Now when they delivered the crop to the planter, a new loan was given to Ryot and cycle starts again. देखो, जैसे वो क्या करते थे, क्रॉप जो डिलीवर करते थे प्लांटर को, तो नया लोन उनको मिल जाता था। तो इस तरह से जो किसान हैं इस लोन के चक्कर में फंसते गए। रियोट्स वर रिलक्टेंट टू ग्रो इंडिगो बिकॉज, क्यों अब वो रिलक्टेंट थे, क्यों मना कर रहे थे इसके लिए, अभी हम इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, द इंडिगो सिस्टम वॉज इंटेंसली ऑप्रेसिव। इंडिगो सिस्टम जो था बहुत ही ऑप्रेसिव था। ठीक है, तो peasants who were initially tempted by the loan soon realized how harsh the system was. देखो, शुरुआत में किसानों को लगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमें पैसे मिलेंगे, उससे हम अपने लिए अपनी ज़मीन पे काम कर सकेंगे, तो ये उन्हें बहुत अच्छा लगा। लेकिन धीरे धीरे उनको समझ में आया कि नहीं, द प्राइस दे गॉट फॉर द इंडिगो दे प्रोड्यूस वॉज वेरी लो एंड साइकिल ऑफ लोन नेवर एंडेड। देखो, जो पैसा इंडिगो उगाने का उनको मिलता था ना, वो बहुत कम होता था, और किसान जो थे ऐसे चक्कर में फंसते जा रहे थे जिससे वो निकल ही नहीं पा रहे थे, उनके ऊपर कर्जा बढ़ता ही जा रहा था। The planters usually insisted that indigo be cultivated on the best soil in which peasants prefer to cultivate rice. तो planters और क्या करते थे उनके साथ, वो उनको ज़बरदस्ती भी करते थे कि भाई क्या करो, इंडिगो को कल्टीवेट करना है। ठीक है, इंडिगो को कल्टीवेट करना, और कहाँ पे करना है, वहाँ पे जहाँ पे आप पहले राइस लगाते हो, चावल लगाते हो, सबसे अच्छी ज़मीन पे आपको इंडिगो लगाना है। इंडिगो हैज़ डीप रूट्स एंड इट एग्जॉस्टेड द सॉइल रैपिडली। देखो, इंडिगो की जो जड़ें हैं ना बहुत गहरी होती हैं, तो वो क्या करती हैं, सॉइल को खराब कर देती हैं, उसकी फर्टिलिटी समाप्त हो जाती है। आफ्टर इंडिगो हार्वेस्ट द लैंड कुड नॉट बी सोन विद राइस। एक बार अगर हम इंडिगो लगा देते हैं उस ज़मीन पर, तो फिर उसके बाद राइस वहाँ पे उगाया ही नहीं जा सकता, तो फिर खाएंगे क्या, इंडिगो थोड़ी ना खाएगा कोई। तो इस वजह से किसान बहुत परेशान हो रहे थे उनकी हरकतों से। वॉट वर द सर्कमस्टांसेस विच लेड टू द इवेंचुअल कोलैप्स ऑफ द इंडिगो प्रोडक्शन बंगाल। तो क्या था, सर्कमस्टांसेस थे जिससे कि बंगाल में जो इंडिगो प्लांटेशन को कोलैप्स हो गया, वो खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। द इंडिगो रियोट्स ऑफ बंगाल फेल्ट दैट दे हैड द सपोर्ट ऑफ local zamindar and village headmen in their struggle against the forceful and oppressive method of the indigo planters। देखो, जो इंडिगो रियात से किसान थे बंगाल में, उन्हें लगा कि जमींदार और जो गांव के जो मुखिया हैं उनके साथ हैं उनके संघर्ष में, इसीलिए वो अब इंडिगो प्लांटर्स के साथ बिल्कुल भी समझौता नहीं करना चाहते थे। दे ऑल्सो बिलीव दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड सपोर्ट देम इन देयर स्ट्रगल। उन्हें ये भी विश्वास था कि जो गवर्नमेंट है ब्रिटिश, वो भी उनकी मदद करेंगे उनके संघर्ष में। द लेफ्टिनेंट गवर्नर्स टूर ऑफ द रीजन इन 1859 वाज सीन एज अ साइन ऑफ गवर्नमेंट सिंपैथी। जो लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट आते हैं ना, गवर्नर्स आते हैं जो टूर पे आते हैं वहाँ पे 1859 में, तो ऐसा लगा कि जो गवर्नमेंट की हमदर्दी है किसानों के साथ है। इन मार्च 1859 थाउजेंड्स ऑफ द रियाट्स इन बंगाल रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो। मार्च 1859 में जो है बहुत सारे हजारों जमीन किसान जो है बंगाल के मना कर देते हैं इंडिगो की खेती करने से। एज द रेबिलियन स्प्रेड, जैसे ही विद्रोह फैलता है, रियात रिफ्यूज टू पे rents to the planters and attacked indigo factories armed with swords and spears, bows and arrows। देखो, जैसे ही रेबिलियन स्प्रेड हो जाता है, रियात मना कर देते हैं रेंट पे करने से, और प्लांटर और अटैक कर देते हैं इंडिगो फैक्ट्रीज पे। ठीक है, और किसके उनके पास तलवारें हैं, भाले हैं, जो भी है उनके पास, एरो हैं, जो भी है वो सब लेके आ जाते हैं वो उनको मारने के लिए, किनको, प्लांटर्स को। Riots swore they would no longer take advances to sow indigo nor be bullied by planters लठियाल। देखो, रियोट्स ने कसम खाई थी कि अब वो कोई भी एडवांस, कोई भी पैसा किससे नहीं लेंगे, इंडिगो प्लांटर्स से नहीं लेंगे, क्योंकि वो उनको एडवांस में लोन दे देते थे, उसके बाद क्या करते थे, उनको उस लोन से कभी मुक्ति नहीं करते थे। तो वो चाहते थे, वो कहते थे कि अब हम ये सब होने नहीं देंगे, और लठियाल लोग जो प्लांटर्स हमें मारने के लिए भेजते हैं, हम उनके आगे भी नहीं झुकेंगे। The government set up the Indigo Commission to inquire into the system of indigo production। देखो, गवर्नमेंट सेटअप करती है इंडिगो कमीशन, ठीक है, किसके लिए, इंक्वायर करने के लिए इंडिगो प्रोडक्शन का सिस्टम जो है कैसा हो रहा है इसके बारे में इंक्वायरी करने के लिए। द कमीशन हेल्ड द प्लांटर्स गिल्टी एंड क्रिटिसाइज देम फॉर द करेक्टिव मेथड कोर्सिव मेथड्स दे यूज्ड विद इंडिगो कल्टीवेटर्स। देखो, कमीशन ने प्लांटर्स को दोषी पाया, जब उन्होंने कमीशन ने सर्च की तो दोषी पाया, और उन्होंने प्लांटर्स को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, उनको कहा कि आप बहुत ही गलत तरीके से इनसे काम करवा रहे हैं, तो ये सब सही नहीं है। द इंडिगो कमीशन डिक्लेयर दैट द इंडिगो प्रोडक्शन वॉज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर रियाट्स। तो कमीशन ने ये कहा कि किसानों के लिए कहीं से भी फायदेमंद है नहीं है। तो the commission asked the Rios to fulfill their existing contracts but also told them that they could refuse to produce indigo in future। कमीशन ने डिक्लेयर किया कि जो इंडिगो है, जो नील है, उसका प्रोडक्शन जो है कोई भी फायदेमंद नहीं है उनके लिए, और उन्होंने ये भी कहा कि जो
रियाट्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट फुल कर दें, वो मतलब जो रियाट्स हैं, जो किसान हैं, वो अभी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा कर दें, उसके बाद उनको कोई ज़रूरत नहीं है खेती करने की इसकी फ्यूचर में। फाइंड आउट मोर अबाउट चंपारण मूवमेंट इन एंड महात्मा गांधी रोल इन इट। देखो चंपारण मूवमेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट माना जाता है, इसमें गांधी जी का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। when the indigo production collapsed in Bengal, the European planters of indigo shifted their operation to Bihar। देखो ऐसा है कि जैसे इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स कर जाता है ना बंगाल में, तो यूरोपियन प्लांटर्स जो इंडिगो के थे वो उन्होंने बंगाल से बिहार की तरफ शिफ्ट कर दिया अपना काम। द फार्मर्स ऑफ चंपारण, अब जो किसान कहाँ के हैं, चंपारण गांव के हैं, विलेज कहाँ है, बिहार में है, वो वर फोर्स टू ग्रो इंडिगो बाय द यूरोपियन। अब यूरोपियन लोग उनको कह रहे जबरदस्ती कि अब आप लोग क्या करोगे, इंडिगो उगाओगे। प्लांटर इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स विच वर नेसेसरी फॉर देयर सर्वाइवल। देखो खाने की फसलें उनको उगाने नहीं देते थे जो उनको जीने के लिए ज़रूरी थी। The indigo planters were destroying the productivity of the land, which was the main reason for the protest। इंडिगो प्लांटर्स क्या कर रहे थे, वो डिस्ट्रॉय कर रहे थे प्रोडक्टिविटी को, ज़मीन का जो उपजाऊपन था वो खत्म हो रहा था इंडिगो की प्लांटेशन की वजह से। तो जिस वजह से लोग उनके अगेंस्ट खड़े हो गए कि वो हम खाएंगे क्या भाई, एक बार इंडिगो उगा दिया उसके बाद खाने के लिए कहाँ पे उगाएंगे हम। व्हेन महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका, जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं, अ पीजेंट फ्रॉम बिहार परसुएडेड हिम टू विजिट चंपारण। तो जो एक बिहार के किसान हैं उन्होंने उन्हें मना दिया, उन्होंने उन्हें मनाया कि आप आइए चंपारण में देखिए किसानों के साथ क्या अत्याचार हो रहे हैं। रोल ऑफ गांधी, तो महात्मा गांधी का क्या रोल है, महात्मा गांधी विजिट इन 1917 मार्क द बिगिनिंग ऑफ चंपारण मूवमेंट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स। अब देखो महात्मा गांधी ने 1917 में एक चंपारण मूवमेंट का स्टार्ट किया, कहाँ पे जाके, इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ। द यूरोपियन प्लांटर ऑपरेस द पीजेंट्स, जो यूरोप के प्लांटर्स थे वो पीजेंट्स को ऑपरेस करते थे, ठीक है। गांधी जी विटनेस द मिजरेबल कंडीशन ऑफ पीजेंट्स, अब गांधी जी ने खुद देखा कि वहाँ पे कितना बुरा हाल है उन किसानों का। ही स्टार्टेड अ नॉन वायलेंट एंड अ पीसफुल मूवमेंट, उन्होंने एक बहुत ही शांत और अहिंसा से अपने मूवमेंट को शुरू कर दिया। द डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल ऑर्डर्ड हिम टू लीव चंपारण बट ही रिफ्यूज टू कंप्लाई द ऑर्डर्स एंड स्टार्टेड द सत्याग्रह। जब डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर जो थे ना उन्होंने उन्हें कहा कि भाई आप यहाँ से जगह छोड़ दीजिए, खाली कीजिए और जाइए यहाँ से, गांधी जी को मना कर दिया गया, लेकिन गांधी जी ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा वो अपना सत्याग्रह करते रहे। तो इससे क्या होगा, अंत में उनकी जीत हो जाती है और प्लांटर्स वहाँ से भी भागते हैं। फिर लुक इन टू द हिस्ट्री ऑफ ईदर टी और कॉफ़ी प्लांटेशन। देखो हमने चैप्टर में टी कॉफ़ी प्लांटेशन कहीं कुछ पढ़ा है तो उसको देखना है हमने। सी हाउ द लाइफ ऑफ वर्कर इन दीज प्लांटेशन वॉज सिमिलर टू और डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द वर्कर्स टू इंडिगो प्लांटेशन। अब हमें इनका देखना है कि जो इंडिगो प्लांटर्स और टी कॉफ़ी प्लांटेशन वाले लोगों की जिंदगियां कैसे एक जैसी थी या फिर कैसे एक दूसरे से अलग थी, ये हमने देखना है। ये आप लोगों को कंपैरिजन बनाना है, होमवर्क है ये आपके लिए, ठीक है। इसको यहाँ पे नहीं करवाया मैंने। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर का एक्सरसाइज भी कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।